हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम कक्षा छठवीं हिंदी एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बचपन। इससे पहले कि अगर आप लोगों ने पहली कविता का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसे जाकर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये लिखित है कृष्णा सोपती जी द्वारा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी और बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। तो यहाँ पर जो लेखिका हैं वो इस जो पाठ है उसमें अपने बचपन के बारे में बताएंगी। उन्होंने बचपन में क्या क्या किया है, वो कैसे कपड़े पहनती थी, उस बारे में हमें बताएंगी। तो वह कह रही है कि वो हमें अपने बचपन की ओर ले जाएंगी और वो हमसे उम्र में कुछ इतनी बड़ी है कि हम उन्हें अपनी दादी, हमारी नानी या हमारी बुआ की समान मान सकते हैं। और लेखिका को परिवार में सभी लोग जीजी कहकर बुलाते हैं। जीजी माने कि दीदी होता है, वो इसीलिए क्योंकि वहाँ पर घर पे सब लेखिका की थोड़ी इज्जत करते हैं। और इन दिनों लेखिका को ये लगने लगा है कि अब उनकी उम्र हो गई है, अब वो सयानी हो रही हैं। और शायद इसीलिए क्योंकि वो पिछली शताब्दी में पैदा हुई हैं। ठीक है। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आया है। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीले, जामुनी, ग्रे, काले, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं हल्के रंग। अब लेखिका यहाँ कह रही हैं कि पहले जब मतलब उनके पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आया है। पहले वो बहुत ही ज़्यादा रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, लेकिन अब वो जैसे कि नीले, जामुनी, ग्रे, काले ऐसे कपड़े पहनती थी। और अब उनको ऐसा मन करता है कि वो सिंपल सफ़ेद कपड़े पहने, गहरे कलर के नहीं, हल्के कलर के। जैसे कि गहरा कलर यानी कि बहुत ज़्यादा काला या फिर डार्क कलर पहनने का उनका मन नहीं करता, हल्के कलर पहनने का मन करता है। मैं पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारियों वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। तो बच्चों यहाँ पे जो लेखिका हैं वो कह रही हैं कि उनके दशक, जब उनका दौर चलता था, जब वह बच्ची थी, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी पोशाकें पहनी हैं। बहुत ही अच्छे, जैसे कि फ़्रॉक पहनी है, निक्कर पहने हैं, स्कर्ट पहने हैं। लेकिन अब वो चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते ही पहनना ज़्यादा पसंद करती हैं। और उन्हें, लेखिका को, उनकी बचपन की अभी भी कुछ फ़्रॉकें जो हैं वो याद हैं कि वो कैसी थी। हल्की नीली थी, धारियों वाली फ़्रॉक थी, गोल कॉलर की थी और उसके नीचे हल्के गुलाबी कलर के फ्रिल लगे हुए थे। फ्रिल का मतलब होता है एक लहरेदार, कुछ लहरेदार होती है, फ्रिल होती है जो कि फ्रॉक की जो एंडिंग होती है वहाँ पर लगाया जाता है ताकि वो फ्रॉक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखे। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़ा प्लेटों वाला गरम फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। दो ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की ट्यूनिक प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। तो यहाँ पे लेखिका उनके कपड़ों के बारे में ही हमें बता रही हैं कि और पहले कैसा चलन चलता था। तो वो बता रही हैं कि पहले की जो बच्चियाँ थी उनकी फ़्रॉक की जेब में रुमाल रखे रहते थे और सर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा रंग बिरंगी रिबन्स लगी होती थी। और लेखिका बता रही हैं कि उनके पास एक लेमन कलर की येलोइश ड्रेस थी जिसके नीचे की बहुत अच्छी फर टकी हुई थी। टकी माने प्लग्ड होता है, अटैच, वो लगी हुई थी। और उन्हें दो ट्यूनिक भी याद है जो कि एक चॉकलेट कलर की थी और दूसरी ग्रे कलर की, और उनके साथ सफ़ेद कोटी और प्याजी कोटी भी थी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग्स भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते, इसकी सख्त मनाही थी। अब लेखिका जो है वो यहाँ पर क्या कह रही है कि उन्हें अपने मोजे और स्टॉकिंग्स भी याद है। स्टॉकिंग्स का मतलब होता है मोजे जैसे ही होते हैं लेकिन मोजे से कई ज़्यादा लंबे होते हैं, मतलब कि घुटने या घुटने से थोड़े नीचे होते हैं और ये बहुत सारे कलर में आते हैं, उसे स्टॉकिंग्स कहते हैं। लेखिका बता रही हैं कि उन्हें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वहाँ नौकर या नौकरानी को नहीं बोल सकते थे अपने मोजे धोने के लिए, इसकी उन्हें सख्त मनाही थी।
हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश कर कर चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। लेखिका यहाँ बता रही है कि हम सारे जो बच्चे थे उनके घर में वो इतवार के दिन यानी संडे को यही काम में लग जाते थे सुबह सुबह, और अपने कपड़े और अपने मोजे धोने के बाद वे जूते चमकाते थे और इतने अच्छे से चमकाते थे कि उनकी जो चमक है, मतलब इतने अच्छे से पॉलिश करते थे कि उनकी चमक उभरने लगती थी। ठीक है। सर भर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि यह पहले से ज़्यादा आरामदायक है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। अब लेखिका यहाँ बता रही है कि उन्हें आज भी बूट पॉलिश करना बहुत अच्छा लगता है, और उनका ऐसा कहना है कि पहले के जो जूते थे और आज के जो जूते हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आज के जो जूते हैं वो बहुत ही ज़्यादा आरामदायक है, लेकिन पहले के जो जूते थे वो इतने अच्छे आरामदायक और कंफर्टेबल नहीं होते थे। तो लेखिका बता रही हैं कि जब उन्हें जूते मिलते थे तो उसके साथ ही उन्हें छालों को इलाज करना पड़ता था। छालों का इलाज करना पड़ता था मतलब कि जूते इतने अच्छे नहीं होते थे कि पैरों में आपको कुछ ना हो। वो थोड़ी दूर चलते ही या जूतों को पहनते ही पैरों में छाले आ जाते थे। ठीक है। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। तो अब लेखिका बोल रही हैं कि पहले के जूते जो थे वो बहुत ही अजीब से होते थे, कंफर्टेबल नहीं होते थे, तो हम उन्हें जब पहनते थे तो हमें छाले आ जाते थे। तो इसी वजह से वो लोग अपने पास, जो लेखिका हैं वो अपने जूतों में अपने मोजे के अंदर रुई रखती थी। अगर जूता लगा यानी कि जूते से हमें छाले हुए या जूते की वजह से हमें लग गई तो उसके लिए वो रुई रखती थी। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। अब लेखिका यहाँ बता रही है कि तुम्हारे और मेरे, मतलब कि जो अभी के बच्चे हैं और जो लेखिका का समय था, उस बचपन में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। और लेखिका को हर शनिवार को हर शनिवार, मतलब शनिचर माने शनिवार, सैटरडे, ठीक है, उन्हें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था, जो कि एक बहुत ही गंदा काम था। और ये शनिवार को ही सुबह से उनकी नाक में इसकी गंध आने लगती थी, ये ऑयल की। ठीक है। छोटे शीशों के गिलास जिस पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते। और अब लेखिका कह रही हैं कि उनके यहाँ पे छोटे छोटे कांच के ग्लास थे जिस पर कि ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे। उन्हें देखते ही मितली होने लगती। इसका मतलब है कि उन्हें देखते ही उन्हें याद आ जाता था कि यार हमें आज ये कैस्टर ऑयल या फिर ये पीना पड़ेगा। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। अब लेखिका को ये लगता है कि अगर हम वो शनिवारी दवा, मतलब वो जो ऑयल है, वो अगर हम ना भी पीते तो हमारी जो सेहत है उस पे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता, हमारी सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। अब लेखिका हमें बताएंगी कि उनके समय में और आजकल के बच्चों के समय में कितना अंतर है, कितनी दूरियाँ बढ़ गई हैं, यहाँ तक कि जो दिलचस्पियाँ हैं वो भी बदल चुकी हैं, मतलब कि जो नापसंद और पसंद होती है वो भी बदल चुकी है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसे पेटीज़ में बदल गए हैं, शहतूत और फलसे और खसखस के शरबत कोक और पेप्सी में। अब लेखिका यहाँ बता रही है कि जब लेखिका का दौर था तो उस समय कुछ घरों में ग्रामोफोन्स होते थे। ग्रामोफोन्स मतलब एक बड़ा सा फ़ोन होता है जो कि आपने फ़िल्मों में देखा होगा। उस समय रेडियो और टीवी नहीं थी। हमारे बचपन की जो कुल्फ़ी है, मतलब जो लेखिका के जो बचपन में जो कुल्फ़ी मिलती थी वो अब आइसक्रीम में बदल गई है, कचौड़ी समोसे पेटीज़ में बदल गए हैं। पेटीज़ आजकल हर कोई बच्चा जानता है, हर कोई बच्चा खाता है। और जो लेखिका पहले शरबत पीती थीं, जैसे कि फल से या खसखस का शरबत पीती थी, वो अब कोक और पेप्सी में बदल गया है। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विम्टो मिलती थी। अब लेखिका बता रही हैं कि उन दिनों कोक और पेप्सी नहीं मिलती थी, उन दिनों लेमनो विम्टो मिलती थी। मतलब कि लेमनो विम्टो मतलब होता है कि लेमन जूस को कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चे को वेक्रस और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती।
अब जो लेखिका है वो बता रही है कि शिमला और नई दिल्ली में बच्चे जो पले बड़े हैं उनको ये वैक्रस और ये डेविको रेस्तों है उसकी जो चॉकलेट और पेस्ट्री थी वो बहुत ही अच्छी लगती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की। अब लेखिका बता रही है कि हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी उस मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और माल पर एक कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। अब लेखिका यहाँ बता रही हैं कि उनका जो घर था वो जो मॉल है उससे ज़्यादा दूर नहीं था, बस एक छोटी सी चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी और वो गिरजा मैदान पर पहुँच जाते थे, फिर एक उतराई उतरते थे और मॉल पर पहुँच जाते थे। और कन्फेक्शनरी काउंटर मतलब कि जहाँ पे जो बड़े बड़े मॉल होते हैं वहाँ पर एक छोटा सा काउंटर होता है जहाँ पे कि पैसे लेना देना होता है। तो वहाँ पर जो है ना छोटी छोटी से तरह तरह की ना पेस्ट्रियाँ और चॉकलेट रखी रहती थी जिनकी खुशबू लेखिका को और बाकी सारे बच्चों को बहुत ही लुभाती थी, बहुत ही मन भावनी लगती थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। अब लेखिका यहाँ बता रही है कि उन्हें हफ्ते में सिर्फ एक बार ही चॉकलेट खरीदने की अनुमति थी। मतलब वो सिर्फ हफ्ते में एक बार ही चॉकलेट खा सकते थे। सबसे ज़्यादा लेखिका के पास ही चॉकलेट और टॉफ़ियों का स्टॉक रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड टेबल पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले ले खाती। अब लेखिका यहाँ बता रही हैं कि वो खड़े खड़े कभी नहीं खाती थी, मतलब कि दुकान से जैसे ही ली और वहीं खोल कर खाने लगे, ऐसा नहीं करती थी। वह घर आकर खाना खाने के बाद बढ़िया से बिस्तर पे लेट कर उसके बहुत ही मज़े ले लेकर खाती। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं। खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी और कसमल। ये अब लेखिका बता रही हैं कि शिमला के कसफल, मतलब कसफल जो होते हैं वो पहाड़ी इलाकों में उगते हैं, एक फल होता है जो बहुत ही खट्टा मीठा भी होता है, कुछ लाल भी होते हैं। फिर यहाँ पे लेखिका बता रही हैं कि उन्हें रस भरी, कसमल और ये गुलाबी, ये सब बहुत उन्हें जो मिठाइयाँ हैं जो उन्हें बहुत याद आती हैं और सोचकर ही मुँह में पानी आता है लेखिका को। और चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग में भूंजे जाते फिर छिलके उतार कर मुँह में। और लेखिका को चेस्टनट भी बहुत याद आते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ थी जिन्हें आग में भूंजते थे फिर उनके छिलके उतार कर सीधे मुँह में रख लेते थे। चनाचूर गरम और अनारदाने का चूरण। अब यहाँ पे लेखिका बता रही है कि चनाचूर गरम और अनारदाने का जो चूरण था वो भी उन्हें बहुत पसंद था। हाँ, चनाचूर गरम की पुड़िया जो तब थी वो आज भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथों का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चना आसानी से हथेलियों पर पहुँच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चनाचूर गरम बाबू लाया मज़ेदार, चनाचूर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चों को आता था। अब लेखिका यहाँ बता रही है कि चनाचूर गरम और जो चनाचूर गरम की जो पुड़िया आती थी वो इतने अच्छे तरीके से बनाई जाती थी और इतने अच्छे तरीके से बनाई जाती थी, मतलब कि नीचे से तिरछी लपेटते हुए बहुत ही और ऊपर से चौड़ी बनाई जाती थी ताकि आसानी से चना हथेलियों पे आ जाए। वो उन्हें आज भी देखने को मिलती है। और उस समय जो एक फ़िल्म थी जिसका गाना कि ये चनाचूर गरम बाबू लाया मज़ेदार, ये स्कूल के हर एक बच्चे को याद था। जैसे कि आज भी हमें कोई गाना अगर मन में हमारी ज़ुबान में बैठ जाता है तो कैसे हम वही वही दोहराते हैं, तो वैसे लेखिका और उनके स्कूल में सभी बच्चों को ये गाना याद था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। अब लेखिका यहाँ बता रही है कि कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा उसमें मसाला डलवाते थे, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा तीखा खाते हैं, कुछ कम तीखा खाते हैं। और वो जो मैदान है, जो गिरजा मैदान है, वो घूमते-घूमते वो बढ़िया से चने और पापड़ी खाते थे और बहुत ही एक मज़े के साथ अपने कदम उठाते थे और बढ़िया अपने चने पापड़ी को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते थे। छोटेपन में हमने शिमला रीच पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़े की सवारी की है। शिमला के हर एक बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था।
अब लेखिका बता रही हैं कि उन्होंने जब छोटीपन में थी तो उन्होंने घोड़सवारी की है और ये कहना है कि शिमला के हर एक बच्चे को कभी ना कभी ये मौका मिल जाता था, क्योंकि ऊपर पहाड़ी इलाकों में घोड़े हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते, निरा नानिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। अब लेखिका यहाँ बता रही हैं कि हम वो जो घोड़े थे उनको देखकर हम पता नहीं क्यों हंसते थे, और नानिहाल के जो घोड़े थे, मतलब ये घोड़े हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हष्ट-पुष्ट माने हट्टे-कट्टे और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत घोड़े थे। लेखिका कह रही हैं कि इनकी बात फिर कभी, मतलब आज नहीं, मैं इनकी बात आपको फिर कभी बताऊंगी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने झाकू के पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उसकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। अब शाम का समय हो रहा है, तो शाम होती थी तो रंग बिरंगे गुब्बारे मिलते थे, और सामने जो पहाड़ होते थे वो उनका जो सीन था वो बहुत ही अच्छा दिखता था, और एक ऊंचा चर्च था जहाँ पे कि चर्च की घंटियाँ जब बजती थी तो दूर दूर तक फैल जाती थी, और ऐसा लगता था घंटियों की आवाज़ से कि प्रभु यीशु जो है वो स्वयं कुछ कहना चाह रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सामने आकाश पर सूर्य अस्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखौड़े गहराने लगे हैं, देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। लेखिका कह रही हैं कि अब शाम हो रही है, मतलब कि सनसेट हो रहा है, तो जो गुलाबी सी, जैसे शाम का मौसम कैसा होता है, थोड़ा सा पीला थोड़ा सा गुलाबी कलर का होता है, तो लेखिका कह रही है कि थोड़ा सा पीला गुलाबी कलर का जो मौसम है वो होने लगा है, और दूर दूर तक जो पहाड़ हैं वो अब ढकने लगे हैं, और घर की जो बत्तियां हैं वो जलने लगी हैं, मतलब शाम का समय हो गया है तो जो बत्तियां हैं वो जलने लगी हैं। रीछ पर की रौनक और माल की दुकान की चमक के भी क्या कहने, स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोल्हार। अब लेखिका बोल रही है कि जो जब शाम होती थी, जो सब अपनी बत्तियां जलाने लगते थे, तो दुकान जो होती थी, जो मॉल होते हैं उसकी जो लाइट है ना वो भी जल जाती है, जैसे कैसे रात में सारी लाइटिंग वाइटिंग जल जाती है, तो कितना अच्छा लगने लगता है, चमकीला चमकीला सा। तो लेखिका कह रही है कि उनका भी मैं आपको क्या 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 बताऊँ कि वो कितनी अच्छी लगती थी। स्कैंडल पॉइंट माने ये एक जगह है वहाँ पर जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी। सर्वर, स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लालटीन का छत वाला स्टेशन, और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। लेखिका यहाँ बता रही हैं कि एक स्कैंडल पॉइंट है, उसके ठीक सामने एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम पर जो ये ट्रेन है उसका मॉडल बना हुआ था, और लाल टीन की छत वाला एक स्टेशन था जो कि बहुत अच्छा लगता था, और थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें थी। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी, मतलब कि जो पिछली सदी थी उसमें सबसे तेज़ चलने वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज़ देखने को मिलते, दिल्ली में जब भी उसकी आवाज़ आती बच्चे उसे देखने बाहर दौड़ते। अब जो दिल्ली कभी कभी जो है वहाँ पे एरोप्लेन भी देखने को मिलता था, हवाई जहाज़ भी देखने को मिलता था, और जैसे ही उसकी आवाज़ आती थी तो सारे बच्चे दौड़ के बाहर आने लगते हैं। जैसे आज भी अगर एरोप्लेन की या हवाई जहाज़ की आवाज़ आती है तो कैसे बच्चे बाहर आ जाते हैं, इसी प्रकार बच्चे बाहर आ जाते थे देखने के लिए। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, और उसे देखने में ऐसा लगता था कि वो बहुत ही भारी भरकम सा पंछी है जो कि अपने पंख फैलाकर उड़ रहा है। यहाँ देखो और वहाँ गायब, मतलब कि उसे तुरंत देखो और वो तुरंत गायब हो जाता था। उसकी स्पीड ही इतनी उसकी स्पीड इतनी तेज़ रहती थी कि उसे देखो और वो तुरंत गायब हो जाता था। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ ही एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यहाँ वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वह आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। अब लेखिका बता रही हैं कि जो मैंने आपको गाड़ी बताई है, गाड़ी वाला जो मॉडल है, उसके सामने ही एक दुकान, उसके साथ-साथ ही एक दुकान थी जिसको मैं कभी नहीं भूल सकती, और ना वो दुकान मुझे कभी भूल सकती है, क्योंकि वहाँ पर मेरा पहला चश्मा बना हुआ था, मतलब कि वहाँ पे लेखिका का पहला चश्मा बना हुआ था, और वहाँ पे जो डॉक्टर थे वो अंग्रेज थे।
शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आँखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक। अब लेखिका बता रही हैं कि शुरू शुरू में उन्हें जब चश्मा लगा था तो उन्हें बहुत ही अटपटा लगता था। जैसे कि हमें जब भी कोई नया काम या फिर नई चीज़ हम अपने ऊपर लेते हैं तो बहुत ही अटपटा सा लगता है। तो वैसे ही उन्हें अटपटा लगता था और सभी छोटे से बड़े लेके लोग जो है उन्हें बोलते थे कि इतनी कम उम्र में तुम्हें ऐनक लग गई। ऐनक माने कि चश्मे। दूध पिया करो, उन्हें सलाह देते थे कि तुम दूध पियोगी तो तुम्हारी आँखें जो हैं वो ठीक हो जाएँगी। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएंगे। लेखिका सब लोग को ये बोलती थी कि मैं मतलब जो उनके डॉक्टर ने कहा है वो बताती थी लोगों को कि मैं बस कुछ ही देर पहनूंगी फिर ये चश्मा जो है वो उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। अब लेखिका यहाँ बता रही है कि डॉक्टर ने तो मुझे पूरा आश्वासन दिया था कि मेरा चश्मा उतर जाएगा, लेकिन मेरा चश्मा आज भी नहीं उतरा है, बस नंबर ही कम होता है उसका। मैं अपने मैं अपने आप इसकी ज़िम्मेदार हूँ। लेखिका कह रही हैं कि जो मुझे चश्मा लगा है उसकी ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा? हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। लेखिका अपने आप को इसका ज़िम्मेदार मानती है क्योंकि वो दिन की रोशनी को छोड़कर रात में लालटेन जो टेबल लैंप है उसके सामने बैठकर अपना काम करती थी, कुछ बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ती थी, तो इसकी वजह से उनकी आँखें जो हैं वो ख़राब हो गई हैं। और उनका जो भाई है, एक चचेरा भाई था, उसने उसका मजाक भी उड़ाया और कहा कि कैसी लग रही है, देखो देखो कैसी लग रही है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आंखों पर चश्मा लगाया ताकि सूझ दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो यह कहकर जो उनके चचेरे भाई हैं वो उनका मजाक उड़ाते थे लेखिका का। मैं सीझी कि मुझ पर ये क्यों कहा नहीं मैं सीझी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। अब लेखिका को गुस्सा तो आता था ये सुनकर कि ये मेरे ऊपर क्यों बोल रहे हैं, पर उन्हें ये जो शेर है जो उनके भाई जो उन पर बोलते थे वो इतना बुरा भी नहीं लगता था उन्हें। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। अब लेखिका कह रही हैं कि जब उनके चचेरे भाई जो हैं वो चाय पीकर चले गए तो लेखिका अपने कमरे में जाती हैं और आईने के सामने अपने आप को निहारती हैं, देखती हैं कि वह चश्मे में कैसी लग रही हैं, क्या वो बुरी लग रही हैं या अच्छी लग रही हैं। तो ये देखने के लिए बार बार अपना ऐनक, बार बार अपने जो चश्मे हैं वो बार बार उतारती पहनती और देखती कि वो कैसी लग रही है। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं, हाँ हाँ, मतलब कि वो देखती हैं कि क्या मेरी सूरत सही में लंगूर की लग रही है, नहीं नहीं, हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरता हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। अब लेखिका कह रही हैं कि उनका जो छोटा भाई था उन्होंने उसका टोपा अपने सर पर उठाया, लगाया और कुछ अजीब और कुछ अच्छा और मजाकिया उन्हें लगा, तो अपने आप को देखकर हंस रही थी। अब लेखिका बता रही है कि वो तो तब की बात थी, लेकिन अब जो चश्मा है वो चेहरे के साथ इतना घुल मिल गया है कि उसे उतारो तो चेहरा कुछ खाली खाली सा लगता। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम वाला चश्मा, लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। अब लेखिका कह रही हैं कि उन्हें वो जो टोपा है उनके छोटे भाई का वो याद आ गया और उनका जो चश्मा था काली फ्रेम का याद आने लगा है और लंगूर की सूरत उन्हें याद आती है। और लेखिका कहती हैं कि अब इन दिनों शिमला में मैं टोपी ज़्यादा पहनना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। लेखिका कह रही है कि मैंने टोपी जो है वो कई रंगों की जमा कर ली, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि लेखिका जो है उन्हें बहुत सारे रंग बिरंगी चीज़ें इकट्ठी करने का बहुत शौक है। ठीक है। कहाँ दुपट्टे का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुबेती वाली
हिमाचली टोपियाँ। मतलब लेखिका कह रही है कि कहाँ दुपट्टे को बार बार सर पर ओढ़ना, वो बार बार गिरता रहता है, तो दुपट्टा ओढ़ना उतना आसान नहीं था जितना कि टोपियों को पहनना। तो अब जो लेखिका है उन्हें टोपियाँ पहनना ज़्यादा पसंद है, उनके पास टोपियों का बहुत ही अच्छा एक कलेक्शन है और उन्हें हिमाचली टोपियाँ हैं वो पहनना ज़्यादा पसंद है। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को इसके प्रश्न उत्तर चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।